आज का दिन इंसाफ का दिन है, आज का दिन सजा का दिन है। अदालत की कार्रवाई जारी है, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। चारों दोषी अदालत में ही मौजूद हैं। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील रख दिया। उन्होंने अधिकतम सजा, फांसी की सजा मांगी है, ये कहते हुए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। जो बचाव पक्ष है वो बचाव में अपनी दलील, अपनी बहस जारी रखे हुए है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना है। साक्षी, ताज़ा अपडेट क्या है अदालती कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल संदीप, लगातार जो डिफेंस के लॉयर्स हैं वो यही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि डेथ पेनल्टी अगर दी जाती है तो बहुत सोच समझ के दी जाए, क्योंकि एक रूल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है और इसमें क्राइम नहीं क्रिमिनल को देखा जाए। जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि काफी यंग लड़के हैं और उनका कोई क्रिमिनल हार्डकोर बैकग्राउंड नहीं रहा है, रिफॉर्म उनमें हो सकता है, तो सोच समझ के जो अदालत है अपना फैसला ले, तो उसी पे ही बार बार जोर दे रहे हैं। उसी पर जोर दे रहे हैं। मेरे साथ दो और खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनीषा और साथ ही साथ टीना शर्मा, समाज सेविका हैं। टीना, जो ये दलील पेश की जा रही है कि नहीं इनमें रिफॉर्म की गुंजाइश है, इनको फांसी की सजा ना दो, उम्र कैद की सजा दो, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, कल ही कोर्ट ने जब अपना कन्विक्शन जो है वो इनिशियल डिटेलिंग दी तो उसमें हमें ये समझ में आ गया था कि उसको कोर्ट ने, बिल्कुल बेंच ने बहुत क्लियरली बोला कि दिस इज कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वेल प्लान्ड है, ब्रूटली है और इसमें कोई भी डिफेंस का कोई भी आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई लिया जाना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि ये तो मिटिगेशन जो सर्कमस्टांसेस जो बताए जाते हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में होते हैं और हमेशा होते हैं और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोर्ट ने भी माना है। तो समहाउ मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दलील उनकी नहीं मानी जाएगी और इनफैक्ट कल कोर्ट ने उनको लताड़ा भी है और उनके किसी भी तरह की दलील को लेने से बिल्कुल इनकार हुआ है कि देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि मुकेश जो है वो बस सिर्फ चला रहा था, मुकेश ने खुद आके सरेंडर किया, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और कोर्ट कहीं भी कंसिडर इसको नहीं करेगी। और मनीषा, यहाँ पर जो बचाव पक्ष एक और बात कह रहा है कि इस पूरे केस में बहुत राजनीतिक दबाव है। उन्होंने बाकायदा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान का जिक्र किया, कल का बयान कि फांसी भी हो जानी चाहिए, उसका जिक्र किया और हमारा यानी कि मीडिया के दबाव का भी जिक्र किया है। क्या इस केस पर आपको दबाव बनता दिखा? संदीप, इसमें उनको ये नहीं भूलना चाहिए, इसमें सोसाइटी का दबाव भी था और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था आकर, और नो डाउट कि मीडिया था, लेकिन मीडिया ने सिर्फ वही किया है जो लोग अपना गुस्सा दिखा रहे थे उसको दिखाया है। मीडिया ने किसी को प्रोवोक नहीं किया है, मीडिया ने अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है। और दूसरी बात, राजनीति की बात, तो राजनीति कम से कम बलात्कार के मामले में बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि लोगों, जब राजनीतिज्ञों को या पार्टियों को आपको ध्यान होगा उस समय तक सब चुप थे, लेकिन जब लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता गया तब बाद में राजनीतिक पार्टियां सामने आई थी। और किसी पार्टी का इसमें कोई मकसद नहीं हो सकता है, कॉमन लोगों में बहुत गुस्सा है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या किसी का भाई हो, क्योंकि हम रोज ये खबरें सुनते हैं, रोज अखबारों में, रोज टीवी पर इस तरह की खबरें आती हैं जो बताती हैं कि कितने असुरक्षित समाज में हमारी लड़कियां, बच्चियां रह रही हैं। अगर उनके बचाने के लिए समाज, सोसाइटी और मीडिया सब लोग एक जगह आए हैं तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है और अच्छे कॉज के लिए है। इसके लिए किसी को बहाना करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पर ये क्या एक शुरुआती कदम मात्र है, इस सिलसिले को और तेजी देनी होगी। ये वन ऑफ तो नहीं है कि लोगों का गुस्सा, समाज का गुस्सा सड़कों पर फूटा, दबाव भी बना, तो ये हम बातें कर रहे हैं। क्या हमारी व्यवस्था में परिवर्तन होगा? थोड़ी चर्चा आगे ले जाऊंगा एक ब्रेक के बाद। मैं खड़ा हूं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, जहां पर अदालत की कार्रवाई, खास नजरें, पूरे देश की निगाहें टिकी हैं स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट एडिशनल सेशंस जज योगेश खन्ना के फैसले पर। फैसला कल उन्होंने सुना दिया था, चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज सजा का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, सजा मुकर्रर की जा रही है और अभियोजन पक्ष ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए इसे चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष अभी अपनी दलीलें दे रहा है। अदालत में कार्रवाई जारी है। क्या कुछ हुआ है पिछले 1.5 घंटे में, साक्षी आपको तफसील से बताएंगी। साक्षी। संदीप, पहले मैं बताना चाहूंगी जितने भी आरोपी वहाँ खड़े हुए हैं बेहद ही गुमसुम हैं, नर्वस हैं, विनय की आंखों में आंसू तक आ गए हैं, तो उनका काफी नर्वसनेस दिखाई दे रही है। और जो बचाव पक्ष है वो जोर इसी बात पे दे रहा है जो फांसी की मांग की गई है उसको वो कह रहे हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्राइम
को देखा क्राइम को ना देखा जाए, क्रिमिनल को देखा जाए, उनके कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके दलील वो दे रहे हैं। साथ ही वो लोग ये कह रहे हैं इंडिविजुअल रोल को देखा जाए कि जितने भी लोग उस टाइम बस में मौजूद थे, जितने आरोपी हैं, उनका क्या रोल था, उसके हिसाब से उनको सजा दी जाए। एज की फैक्टर की बात वहाँ की जा रही है कि ये लोग बहुत यंग है, कोई 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, तो उनको एक रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म उनको हुआ जा सकता है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ये तक कहा कि मर्डरर्स जो होते हैं वो सोसाइटी में ही बनते हैं। तो इस तरह की दलीलें वो पेश कर रहे हैं। एक इमोशनल भी वहाँ पर दलीलें पेश की जा रही है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट्स हैं उनको भी वो लोग पेश कर रहे हैं कि क्यों इनको रियायत बरती जाए, क्योंकि डेथ पेनल्टी एक एक्सेप्शन है, एक रूल नहीं है, तो उसको कंसिडर किया जाए और सोच समझ के जो कोर्ट है वो अपना फैसला दे। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, एक बहादुर माँ हैं नीलम कटारा। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये बचाव पक्ष दलील दे रहा है, जिस तरह का ये अपराध था, ये जघन्य अपराध था, मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्या यहाँ पर बचाव पक्ष जो कह रहा है कि नहीं, इनकी उम्र का लिहाज किया जाए, इनका सोशल स्टेटस जो है वो देखा जाए, जो रिफॉर्म बदलाव की एक गुंजाइश अभी बची हुई है उस पर भी तवज्जो दें, उम्र कैद दें, फांसी ना दें, आपकी राय? नहीं, देखिए, बचाव पक्ष का तो उनको अपना रोल प्ले करना है, अपना काम करना है और वो हर तरह से कोशिश करेंगे कि उनके मुवक्किल बचें, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि हाँ, हमारे देश में ये कभी कभी वीकनेस हो जाती है कि यंग लोगों को भी नहीं सज़ा दी जाती है डेथ पेनल्टी और बूढ़ों को भी नहीं दी जाती है, मगर ये कोई दलील मेरे हिसाब से नहीं है। क्राइम तो क्राइम होता है, जितना जघन्य अपराध है, और क्योंकि प्रावधान है मृत्युदंड का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, तो अगर इसको भी हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मानेंगे तो मैं नहीं समझती कि किसी और अपराध को हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान सकते हैं। यानी कि ये ऐसा अपराध था, ऐसा जघन्य अपराध था, इसमें किसी भी कोई भी रियायत की गुंजाइश नहीं बनती है। और कल जो फैसला आया था, जब चारों आरोपियों को दोषी करार दिया, तो एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना ने क्या कुछ खास टिप्पणियां की थी, इस रिपोर्ट में देखिए। उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बस वो तड़प जाए। I want every rapist to be hanged till death. All the victims should be hanged to death, including the minor one. आएंगे इसी उम्मीद पे कि हम अपने कान से सुनेंगे और आंख से देखेंगे कि इनको फांसी की सजा दी जा रही है। देश में गुस्सा था, लोगों में गुस्सा था। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की निर्भया के साथ जिस तरीके से वहशियाना गैंगरेप हुआ और उसके साथ यौन टॉर्चर, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अपराध के उस तरीके से लोग हैरान थे। उस हैरानी, उस गुस्से की झलक दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले में नजर आई, जब निर्भया के 4 गुनहगारों को कोर्ट ने बलात्कार, हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश की 13 धाराओं के तहत दोषी करार दिया। आरोपी मुकेश दोषी, आरोपी विनय शर्मा दोषी, आरोपी पवन गुप्ता दोषी, आरोपी अक्षय ठाकुर दोषी। गौर से सुनिए, साकेत कोर्ट के जज योगेश शर्मा के कलम से निकले ये शब्द, जो ये संकेत देते हैं कि चारों गुनहगारों को अब सख्त से सख्त सजा मिलने वाली है। जिस तरीके से रॉड का इस्तेमाल पीड़ित के टॉर्चर के लिए किया गया, जिस तरीके से रॉड से जख्म दिए गए, उससे साफ है कि ये रॉड सिर्फ पीड़ित पर काबू पाने के लिए नहीं लाई गई थी। सामूहिक बलात्कार के बाद शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रॉड डालना, अंदरूनी अंगों के हिस्से तक बाहर निकाल देना, ये साबित करता है कि ये कृत्य सिर्फ गैंगरेप के लिए नहीं किया गया था। जाहिर है, जज के इस फैसले को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि दिल्ली गैंगरेप और यौन टॉर्चर के इस केस को अंजाम देने वाले ये 4 इंसान 16 दिसंबर 2012 की उस अभागी रात को इंसान से जानवर बन चुके थे। 23 साल की निर्भया से न उन्होंने जीने का हक छीन लिया, बल्कि उसके शरीर और आत्मसम्मान को इतना रौंदा कि वो दोबारा जी न पाई। इस बेहद चर्चित केस में कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक नाबालिग को 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। अदालत ने अपने फैसले में इन चारों को पुलिस की ओर से लगाई गई गैंगरेप और हत्या समेत सभी 13 धाराओं में दोषी करार दिया। जज योगेश खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, मैं सभी अभियुक्तों को दोषी करार देता हूँ। उन्हें सामूहिक बलात्कार, सबूतों को मिटाने और अप्राकृतिक कृत्य का दोषी पाया गया है। इन्होंने एक बेबस पीड़ित की हत्या का काम किया है। जितने भी चार्ज लगाए थे कोर्ट ने सभी के अंदर सभी मुलजिमों को सजा दी है। अदालत ने अपने फैसले में इस घटना को बेहद निर्मम बताया।
237 पन्नों के आदेश में धारा 302 के तहत इन्हें दोषी करार देने की कई वजहें गिनाई गयी। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और एसडीएम के सामने दिए गए बयान को मौत के पूर्व दिया गया बयान करार देते हुए कहा कि ये तीनों बयान मटेरियल एविडेंस के लिए काफी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अदालत इन आरोपियों को क्या सजा सुनाएगा। क्या पीड़ित परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए अदालत इन्हें फांसी की सजा सुनाएगा या फिर उम्र कैद। वैसे इस मामले के बाद जिस तरीके से देश भर में आवाज उठी, लोगों की तो यही मांग है कि आरोपियों को इस मामले में फांसी की सजा अदालत सुनाए। साक्षी खन्ना और ब्रिजेश तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो अदालत की कार्रवाई जारी है, सजा का ऐलान का इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। मेरे साथ नीलम कटारा हैं, मेरे साथ मनीषा हैं और साथ ही साथ टीना शर्मा भी। टीना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब अदालत जो फैसला सुनाएगा वो अदालत का अख्तियार है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फैसले के चलते जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस तंत्र है, वो अब और पुख्ता होता दिखेगा, काम में तेजी लाता दिखेगा, या यहाँ इतना बवाल मच गया था तो वो तेजी दिखी है और बाद आने वाले दिनों में फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम चले जाएंगे? देखिए, पुलिस तंत्र की अगर बात करें, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने वादे फरवरी में जब ये केस शुरू हुआ और फेब में चार्जशीट दाखिल करने के बाद किए गए कि जो जो चीज़ें कर्व करनी थी, उन्होंने उसके लिए जो वादे किए थे उसकी असलियत जो है पिछले 2 दिन से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। और कहीं एनसीआरबी का डाटा जो आपको कहता है वो ये कहता है कि 64% जो जुवेनाइल में जो क्राइम्स होते हैं वो 16 से 18 ईयर्स के बीच के बच्चे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में जितनी बड़ी खामियां हैं, 500 पुलिस वैन्स जो हैं वो उन्होंने प्रोवाइड करनी थी, उसमें से एक भी नहीं हुई है। सिर्फ वीवीआईपी और वीआईपीज एरिया में इन्होंने अपनी पीसीआर वैन्स की गश्त ज़्यादा बढ़ाई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 600 के करीब जो हैं वो पुलिस पर्सोनेल बढ़ाए जाने चाहिए थे, जो सिर्फ ऑन पेपर्स है। 1582 एरियाज ऐसे थे जहां पर ये क्लियर किया गया था कि यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम बहुत पुअर है, इसको क्लियर करना चाहिए। उसमें सिविक एजेंसी को टेंडर देने के बावजूद आज भी 70% एरिया जो है बिल्कुल मतलब लाइटिंग वहां पर नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें मैं आपको और बताऊंगी कि सेंसिटाइजेशन जो पुलिस का होना था वो उसके प्लान सिर्फ ऑन पेपर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के रवैये में अगर कहीं बदलाव आया है तो एक बदलाव जो हमने अभी नोटिस किया है, परसों के ही न्यूज़पेपर में BS बस्सी जी जो हमारे न्यू पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली इस केस को केस स्टडी बनाते हुए डीसीपी रैंक एंड अबव लेवल के लोगों को इसको केस स्टडी के तौर पे दिया है। और पिछले सैटरडे से उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं, उसमें उन्होंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो पुलिस का रुख और रवैया है वो थोड़ा बदलेगा। लेकिन टीना, जो आप बात कह रही थी एनसीआरबी के डेटा का आपने जिक्र किया, मनीषा मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल मैं एनसीआरबी के कुछ डेटा खंगाल रहा था और उसमें रेप से जुड़े जो जितने मामले दर्ज होते हैं और वो कितने कन्विक्शन में तब्दील होते हैं, तो हैरत अंगेज आंकड़े मुझे देखने को मिले। दिल्ली में 48% है, दिल्ली की हालत फिर भी बेहतर है। गुजरात में 0.7% कन्विक्शन रेट है, महाराष्ट्र में 14% कन्विक्शन रेट है। पूरे देश में अगर आप देखें 20% से कम का कन्विक्शन रेट है। इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्या ये केस एक मिसाल, एक नज़ीर बनकर आ सकता है क्या? संदीप, आपने देखा होगा कि जब से ये मामला इतना हाईलाइट हुआ है उसके बाद भी रेप केसेस में कहीं कमी नहीं आई है, मामले और ज़्यादा बढ़े हैं। मामले और ज़्यादा बढ़ने का सिर्फ एक रीज़न है कि मुझे लगता है लोग अब लड़कियां या उनके परिवार पुलिस तक जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ दिल्ली की बात ना करें, अभी सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है कि दिल्ली में पुलिस का क्या रवैया है। दिल्ली की बात के अलावा हमें मनीषा मैं केस दर्ज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कन्विक्शन की भी बात कर रहा हूँ। दर्ज हो जाए, चलिए बढ़िया है कि अब आ रही है लड़कियां, उनके साथ कुछ अगर दुर्व्यवहार होता है, पर वो कन्विक्शन में भी तो कन्वर्ट होना चाहिए ना। उसमें क्या ये केस एक अहम भूमिका निभा सकता है? वो तभी निभाएगा। देखिए, पहली बात, मीडिया को बहुत ही ऐसे ही सतर्क रहना होगा जैसे कि मीडिया को अपनी भूमिका समझनी होगी। ये मामला इतना सीरियसली ना लिया जाता अगर मीडिया इतनी जोरदारी से इसको ना उठाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि मीडिया को अपनी भूमिका समझनी होगी। सोसाइटी में जो इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उनको दबाने से वो कम नहीं होंगे, उनको बार बार उन पर बोलना होगा। और दूसरी बात संदीप, कि ये बात बहुत ग्रास
रूट तक जानी चाहिए। ये जो अपराध हो रहे हैं ये वो लोग कर रहे हैं जिनको दरअसल कानून की समझ नहीं है। उनके मन में पुलिस का, व्यवस्था का, सब चीजों का भय होना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो छूट नहीं सकते हैं। दूसरी बात, लड़की और लड़की के परिवार को ये समझाना होगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी बात उठानी है। ये बातें सही हैं, ये बातें सही हैं, लेकिन नीलम जी मुझे एक बात समझाइए कि क्यों मीडिया को ही दबाव बनाना पड़ेगा, क्यों लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ेगा, कड़ाके की ठंड में आपको संसद का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या राष्ट्रपति भवन जाना पड़ेगा। हम एक दुरुस्त, एक मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं तैयार कर पाए हैं? 65 साल के हम जवान हो गए हैं देश। नहीं, हाँ, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं और मैं तो सिर्फ कहूंगी कि अगर आप नहीं जाना चाहते राष्ट्रपति भवन और ठंड में लाठियां खाने, तो कृपया देखिए कि आप किसके लिए वोट दे रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं स्टेट्स में भी और सेंटर पे भी, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आज भी पुलिस को क्या करना चाहिए तो हम कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए हम कहते हैं, मगर पुलिस हो तो सही, प्रिवेंशन के लिए पुलिस नहीं है। जो रेशियो है पुलिस का और पब्लिक का वो इंटरनेशनली जो यूएन ने प्रिस्क्राइब किया है, जो या और विकसित देशों में है, उससे बहुत कम है। इसलिए पुलिस की ना ट्रेनिंग हो पाती है ना वो प्रॉपर पेट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो किसी तरह से हमारे राजनेता लाने को तैयार नहीं है, पुलिस पे अपना शिकंजा नहीं छोड़ेंगे और इसलिए अलग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, जिसके न होने से ये सबको पता है कि आइडियल इन्वेस्टिगेशन ऐसा होना चाहिए, मगर वो नहीं हो पाता है। संसाधन नहीं होते हैं, ट्रेनिंग नहीं होती है और टाइम नहीं है। वो आयो जो सिक्योरिटी भी देगा वीआईपीज को और दिवाली दशहरे में ड्यूटी भी करेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी देखेगा, उसके पास क्या टाइम रह जाता है और उसके लिए क्या अहमियत रह जाती है इन्वेस्टिगेशन की। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं और जैसे मनीषा जी ने कहा, भारत दिल्ली तक ही नहीं सीमित है, दिल्ली में तो फिर भी बहुत अच्छी हालत है। देहात में जाकर देखिए, वहां तो कानून ही उनका अपना अलग है। बिल्कुल, तो क्या व्यवस्था हमारी जागेगी? एक कुंभकर्णीय निद्रा में जो हम विलीन हैं, क्या हम उससे जागेंगे या बस थोड़ा जागे हैं फिर सो जाएंगे? चर्चा जारी ब्रेक के बाद भी। आज का दिन इंसाफ का दिन है, आज का दिन सजा का दिन है। अदालती कार्रवाई मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अदालत में कार्रवाई जारी है। चारों दोषी वहां मौजूद हैं और इस वक्त बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो अपनी दलील दे रहे हैं। पवन के वकील ने उसकी उम्र का हवाला देते हुए कि वो 19 साल का है, रियायत की मांग की है, जबकि AK सिंह जो वकील हैं, AP सिंह माफ कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने गांधी को कोट किया और कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि जान लेने का, किसी की जान लेने का हक सिर्फ भगवान के पास है, किसी और के पास नहीं है। मेरे साथ 3 खास मेहमान बनी हुई हैं। मेरे साथ नीलम कटारा हैं, टीना शर्मा हैं और मनीषा हैं। टीना, मैं आपसे जो ब्रेक में जाने से पहले मैंने सवाल उठाया था, क्या आपको लगता है व्यवस्था जागेगी? अब जागेगी या महज आंखें खोली भर है? जो दामिनी गैंगरेप जागेगी, जागना एक सॉरी, जब दिल्ली गैंग रेप था तो आपने ये देखा होगा कि सड़कों पे लोग उतरे थे और हम भी इंडिया गेट पर ही थे। इंडिया गेट जंतर मंतर का सफर तय करते करते हमें समझ में आया कि 144 धारा लगा दी जाती है, पुलिस लगा दी जाती है और किस तरह लोगों को रोका जाता है। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो गुड़िया का एक केस आया था जो ईस्ट दिल्ली का केस था। उसमें देखिए कहीं भी मिडिल क्लास के लोग आपको सड़कों पे उतरते नजर जरूर आए थे, पर उस मात्रा में लोग नहीं थे जैसे दामिनी केस में थे। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझना पड़ेगा कि सिस्टम आपको अपंग बना देता है। आप घर से निकल के सड़कों पर अपनी बात कहना भी चाहें तो नहीं कह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में सुधार चाहिए। और ये जो पिक एंड चूज हो रहा है, जो जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी का सेटअप किया हुआ सिस्टम नहीं है, पुराना सिस्टम है। बट फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से कितने सारे केसेस जो है पीछे चले गए हैं। आप उठा के देखिए और हमें पता चलेगा कि जो केस मीडिया में हाईलाइट होते हैं उन्हीं केसेस पे इतना ध्यान क्यों दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सिस्टम पे। और ये पिक एंड चूज कब तक चलेगा? कब ये जुडिशरी में डिप्लॉयमेंट्स होंगे? कब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा? कब हम पॉलिटिकल क्लास हमारी या पार्लियामेंट हमारी अवेयर होगी कि इन रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है? तो क्यों बार बार हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे दिल्ली गैंग रेप में मुझे मालूम है कि हम इंडिया गेट और जंतर मंतर पे कैसे खड़े थे और कैसे हमने उसको प्रोटेस्ट किया था। मनीषा, जो सवाल यहाँ टीना उठा रही है
कि नेता, हमारा प्रशासन, हमारा सिस्टम जागेगा। अरे जागेगा कैसे? पहले उसके लिए पैसे चाहिए। अगर आपको एक मजबूत न्याय प्रणाली तैयार करनी है, कोर्ट्स होनी है, यहाँ पर तो जजों की कमी है, अदालतों की कमी है और बजटरी एलोकेशन करने को तैयार नहीं है हमारा सिस्टम। हमारी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आप फ्री में लैपटॉप दे देंगे, आप फ्री में टेलीविजन सेट बांट देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में बाकी सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन अदालती कार्रवाई के लिए, न्याय प्रणाली के लिए आप पैसा देने को तैयार नहीं है। ये कड़वी हकीकत है। क्योंकि संदीप, हमारे यहाँ सारी चीज़ें वोट बैंक से जुड़ी होती हैं। जैसे नीलम जी ने कहा कि पुलिस ही नहीं है, तो अगर काउंटिंग में ही लोग नहीं है तो कैसे आप सुरक्षा देंगे? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बम्बई में भी ये बात उठी थी कि आप आधे से ज़्यादा पुलिस फोर्स तो वीआईपीज़ की सुरक्षा में लगी हुई है। आप अगर वीआईपी हैं तो आप जन प्रतिनिधि हैं, यानी कि जनता की सेवा करने के लिए। जब जन सेवक नाम देने की बात चल रही है तो पहले ये समझना होगा आपको सुरक्षा किससे चाहिए। और अगर आप इतने असुरक्षित हैं इसी जनता से जिससे आप चुन के जाते हैं, तो आप अपने घर बैठिए, घर के ताले और दरवाजे बंद कर लीजिए, लेकिन जो पुलिस जनता के लिए है उसको जनता के लिए काम करने दीजिए। हम पुलिस पे सीधे आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उन पुलिस वालों को काम ही नहीं करने दिया जाता। दूसरी बात, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, जो अपने यहाँ सोच में प्रॉब्लम है वो भी बनी हुई है। वो पुलिस वाले हमारे आपके घरों से ही आते हैं और उनकी मेंटेलिटी वैसी ही है। सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने की जरूरत है, आप ये कह रही हैं। नीलम जी, नीतीश की हत्या का मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हैंडल किया। 3 साल तक वहां पर भी लटक झटक होता रहा, राजनीतिक दबाव बनते रहे। यहाँ पर 8 महीने 25 दिन में फैसला आता दिखाया। आपको लगता है कि व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है? थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बदलाव की क्या एक हवा, एक बयार बहती देख रही हैं आप? नहीं, इस केस के लिए क्योंकि जनता सड़कों पे उतर आई थी इसलिए ये 9 महीने में हुआ। हमारे केस में तो फास्ट ट्रैक था, मगर उसके बाद क्योंकि उस तरफ रसूख वाले लोग थे तो उन्होंने मुख्य गवाह को ही 3 साल के लिए विदेश भेज दिया था, तो इसलिए वो फास्ट ट्रैक से डिरेल हो गया था। अब देखना यह है कि क्या और केस में ऐसा हो सकता है कि 9 महीने में फैसला आए। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब जो लॉजिस्टिक्स है उसको इम्प्रूव करिए, सिर्फ विश करने से नहीं होगा। और जब तक बिल्डिंग नहीं बढ़ सकती तब तक क्यों नहीं हमारे कोर्ट्स 2-3 शिफ्ट्स में बैठ सकते हैं। और उसके अलावा पुलिस की ट्रेनिंग, जैसा मैंने कहा, वो भी बहुत जरूरी है। और ये जब होगा जब कानून बनाने वालों का अपना माइंडसेट ठीक होगा। यहाँ तो आज सब इतने नेतागण कह रहे हैं कि ये फैसला आए, वो फैसला आए, मगर अपने लिए कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से कोई गिल्टी नहीं प्रूव होता है। तो इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, तब तक रेप अक्यूज, मर्डर अक्यूज बैठ के उन लोगों के लिए रूल बनाएंगे जो कि लॉ को फॉलो करते हैं। वो संसद में बैठेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी बैठेंगे। तो एक बात तय करने की, क्या सजा याफ्ता नेताओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट अगर पाबंदी भी लगाता है तो संसद बाकायदा बैठकर उसे खारिज कर देता है। ये भी हकीकत है। तो क्या हम खुद महत्व देते हैं कि नहीं सेशंस कोर्ट के फैसले को? वाली बात है कि सारी पार्टियां एक सुर में, जो एक दूसरे को पार्लियामेंट में कितनी बुरी तरह से लताड़ रही होती हैं, वो सारी पार्टियां एक सुर में उसको खारिज करते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कितना कंसेंसस ये लोग जो है गलत बातों पे, जो इनके फायदे में नहीं है, जो इनके लिए नहीं जा रहा है, उस पर कितनी जल्दी एक हो जाते हैं। ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। और अहम बात ये भी है, हमें अगर लार्जर पिक्चर अगर हम देखें कि फांसी पे लटका दो, फांसी पे लटका दो, जघन्य अपराध है, फांसी होनी चाहिए, बहुतेरे लोगों का ऐसा मानना है। मैं अदालत के फैसले का इंतजार करूंगा, लेकिन क्या सिर्फ सख्त सजा से ही बात खत्म हो जाएगी? हम फिर अपने घर जाकर सो जाएंगे और वैसे ही चलती रहेगी हमारी व्यवस्था? एक छोटे से ब्रेक लेंगे, इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे और अदालती कार्रवाई के बारे में आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। और अब बात दिल्ली गैंगरेप मामले की, सीधे चलते हैं संदीप चौधरी के पास। शुक्रिया तेजस्वी। साकेत कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं, अंदर अदालती कार्रवाई जारी है। अभियोजन पक्ष ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए इस केस को चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष अपनी दलीलें लगातार दे रहा है। और क्या है ताजा अपडेट, साक्षी बताइए। देखिए संदीप, अभी भी फिलहाल बचाव पक्ष की जो बहस है वो लगातार जारी है। वो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अब कि एग्जीक्यूशन ही इसका सिर्फ आंसर नहीं है। महिलाओं के खिलाफ जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, यहाँ पर उनको सजा जरूर दी जाए, लेकिन जो फांसी की मांग की
जा रही है वो एक ऐसी सजा ना हो कि आप सोचें कि इससे क्राइम रुक जाएंगे। तो इसके लिए एक बड़ा सोल्यूशन सोचने की जरूरत है। और जो डिफेंस लॉयर AP सिंह है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमारे देश में गरीब है उनको सजा सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि वो अच्छे लॉयर्स हायर नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से योगेश खन्ना साहब ने पलट कर कहा कि फिर आप क्यों लड़ रहे हैं ये केस, अपने बारे में ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने आप के बारे में ये बात कह रहे थे। तो हर तरह की दलील जो है बचाव पक्ष अभी देने की कोशिश कर रहा है कि ये जो फांसी की मांग की गई है ये उम्र कैद में तब्दील हो सके। और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो 16 तारीख से, उस काली रात से लगातार सड़कों पर हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, प्रशासन पर, हमारे तंत्र पर दबाव बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध कतई ना हो। सभ्य समाज में ऐसी घिनौने क्राइम्स की कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह की उम्मीद करते हैं ये जो फैसला आएगा, फैसला जो आए वो सरकार का, वो अदालत का अख्तियार है, लेकिन आप व्यवस्था में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? होगी कुछ आपको बदलाव की उम्मीद? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि इस गवर्नमेंट से कोई चेंज आए। बाकी हम कहते हैं कि जितने भी वो ऐसे केस होते हैं उनको फौरन फांसी दी जानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट फांसी नहीं दे सकती तो हम लोगों के सुपुर्द कर दे ताकि हम बीच में, दुनिया के बीच में उनको फांसी दें। आप फांसी की मांग, आप भी फांसी की मांग करते हैं? जी हाँ, हम चाहते हैं कि धारा 376 के अंदर सारे के सारे को फांसी हो, इंक्लूडिंग जो कि नाबालिग है उसको भी फांसी होना चाहिए। जी, फांसी की डिमांड है। और धारा 376 के अंदर नाबालिग बालिग कोई उम्र न रखा जाए रेपिस्ट के लिए, चाहे वो 10 साल का हो, 15 साल का हो या 75 वर्ष का हो। फांसी की कोई उम्र नहीं होनी चाहिए सिर्फ रेप केस में। बाकी कोई केस है तो वो मर्जी, पर रेप केस में कभी भी कोई उम्र का वो अंतर ना रखा जाए। आपको लगता है कि सिर्फ फांसी से सोल्यूशन निकल जाएगा, हल निकल जाएगा, बलात्कार बंद हो जाएंगे, या सोच में भी बदलाव की जरूरत है? हमारी व्यवस्था में हमारे जो राजनीतिक जमात है वो जिस तरह के बयान देते हैं उन्हें भी तो बदलना होगा ना। हर तरीके से हर जगह पर बदलाव की जरूरत है, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे सरकार हो, और चाहे पुलिस सिस्टम हो, और चाहे लोग हो। लोगों की मानसिकता के लिए जागरूक करने के लिए लॉ का आना जरूरी है। हमारी मांग यही है कि उन्हें 376 में फांसी की सजा हो, और फास्ट ट्रैक को जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हैं उन सब में फास्ट ट्रैक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट लेवल और हाई कोर्ट लेवल पे भी हो, और दया याचिका बंद की जाए। इसका खंडन करते हैं हम, और हम चाहते हैं जुवेनाइल है जो उस पर भी कड़ा से कड़ा कानून आए, और इससे और इस चीज को सब समझो। और FIR जब करवाने जाते हैं वहाँ पे भी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ ही एक CCTV कैमरा लगाया जाए। क्या ये हो पाएगा? क्या ये हो पाएगा, या ये एक दिन की बात है? आप लोग सड़कों पर बने रहे तो थोड़ा सा प्रशासन हरकत में आता दिखा, अब फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा आज जो भी फैसला है? आज 262 दिन हो चुके हैं हमें प्रोटेस्ट जारी रखे हुए। हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं, अगर हमारे साथ रेप पीड़िताएं खड़ी हो जाएं तो ये जो बहुत लंबी लड़ाई है बहुत छोटी हो जाएगी। हमारे जैसे लोगों को, आम इंसान को ये समझना पड़ेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई NGO हमारे लिए जो हम चाहते हैं वो नहीं कर सकती, वो बदलाव नहीं लेके आ सकती जब तक हम अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे। हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी, तभी व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था बदलाव पर हमें ज्यादा जोर देना होगा। ये नहीं कि एक केस में सख्त से सख्त सजा हो गई और बात खत्म हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मेरे साथ जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, नीलम कटारा है मेरे साथ, टीना शर्मा है। एक ब्रेक लूंगा, उनके पास लौटूंगा। मैं साकेत कोर्ट के बाहर खड़ा हूं, अंदर अदालती कार्रवाई जारी है। किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है कुछ देर के लिए फैसला सुरक्षित भी रखा जाए। बहरहाल बचाव पक्ष अपनी दलील दे रहा है। मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। मेरे साथ नीलम कटारा हैं, मेरे साथ रेखा अग्रवाल हैं और टीना शर्मा है। और नीलम जी, मैं लगातार आपसे 2 दिन से बातचीत कर रहा हूँ इस सिलसिले में। आप ज़्यादा आशावान नहीं है कि सिर्फ एक मामले में कड़ा फैसला आने से व्यवस्था बदल जाएगी? अगर व्यवस्था को हमें दरअसल बदलना है तो क्या करना होगा आपके विचार से? देखिए, व्यवस्था को अगर हमें दरअसल बदलना है तो पुलिस रिफॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन बढ़े, क्योंकि रेप होता रहे उसके बाद फिर कोर्ट में केस जाए, वो मैं नहीं सोचती कि सोल्यूशन है। उसके अलावा हमें जुडिशल रिफॉर्म्स लाने होंगे, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाने होंगे, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, और फिर दूसरी बात, ये सब चीज़ें इसीलिए जब ही हो पाएंगी जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगे। सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग
होने चाहिए जो वास्तव में चाहें कि ये रिफॉर्म्स आएँ, क्योंकि जैसा कि इस वक्त स्टेट्स में सरकारें कह रही हैं कि पुलिस रिफॉर्म नहीं चाहिए, तो जब तक पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट नहीं होगा तो बात बनती ही नहीं है। फिर छोटी छोटी कई चीज़ें हैं कि जैसे अभी दूसरे साथी ने भी कहा कि सिक्योरिटी में, वीआईपी सिक्योरिटी में अगर इतनी पुलिस लगाई जाएगी इस सिचुएशन में तो डेफिनेटली पुलिस अपना काम नहीं कर पाती है। तो दरअसल आप ये कह रही हैं कि अगर हमें बदलाव करना है तो लोगों को भी जागरूक होना होगा। जो हम खुश हो जाते हैं कि मुफ्त में लैपटॉप दे दिया, टीवी दे दिया, अनाज सस्ता कर दिया या दावा किया कि सस्ता कर रहे हैं, इन लॉलीपॉप्स के बजाय हम अपने कर्ता धर्ताओं पर दबाव बनाएं कि भैया हमें बेहतर न्यायिक प्रणाली चाहिए, हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और चाहिए, हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए पुलिस की तरफ से। क्या ये दबाव भी समाज की तरफ से नहीं बन सकता है कर्ता धर्ताओं पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये भी चाहूंगी कि जो पार्टीज अगर वो वास्तविक में सच में इस बारे में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले ये बताएं कि वो क्यों नहीं अपने सदस्यों को, सांसद और जो विधायकी हैं वहाँ से हटने के लिए कहती हैं। अगर वो ये कहेंगी तब टोकन के तौर पे एक मैसेज तो जाएगा, नहीं तो जब तक ये लोग ये कहते रहेंगे कि जिसको सिर्फ सेशंस कोर्ट ने गिल्टी माना है वो गिल्टी नहीं है, तो फिर इनकी नज़र में आज के फैसले का क्या महत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम कटारा जी, आपने वक्त निकाला। काफ़ी देर तक मैंने आपको बिठाया भी रखा स्टूडियो में, क्योंकि यहाँ मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और टीना शर्मा बनी हुई हैं। आप दोनों से मैं बात करूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज का दिन इंसाफ का दिन है, आज का दिन सजा का दिन है। अभियोजन पक्ष ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष अपनी लगातार दलील दे रहा है। ताज़ा अपडेट साक्षी से फिर बिल्कुल यहाँ पर संदीप, जो बचाव पक्ष है उनकी लगातार दलील जारी है और जो एपी सिंह है, अक्षय के जो वकील हैं, उनका लगातार यही कहना है कि उसका कोई रोल नहीं था इस रेप में, और वो ये लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल रोल को देखा जाए। और साथ ही यहाँ पर जो उसकी उम्र है उसका वो पक्ष रख रहे हैं कि काफी कम एजड है। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो सोल ऑनर ऑफ द फैमिली है, उसका एक परिवार है, उसके बूढ़े माँ बाप है, बच्चे भी हैं, उसके 1-2 साल का बच्चा है। तो इन सब फैक्टर्स को देखकर लीनियंसी बढ़ती जाए, रियायत बढ़ती जाए और फांसी ना दी जाए। तो सभी बचाव पक्ष जो लोग हैं वो यही कुछ फैक्टर्स हैं, जो एज एक फैक्टर हो गया या फिर जो उनका सोशल स्टेटस है वो हो गया, इमोशनली अब वो अपना पक्ष रख रहे हैं ताकि फांसी की जो मांग पुलिस कर रही है उसमें रियायत बढ़ती जा सके। साथ ही वो कुछ कानूनन चीजें भी बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो एक एक्सेप्शन है और इसमें देख कर दिया जाए, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। यहाँ तक भी बोला गया कि आतंकवादी ये लोग नहीं है, तो इनको क्यों उस कैटेगरी में डाला जाए। और ये हम यहाँ आपको बता दें, हम लगातार पूरी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। बचाव पक्ष का काम ही होता है बचाव करना, ये उनकी दलीलें हैं, जबकि अभियोजन पक्ष कहता है ऐसा जघन्य अपराध है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है और इसलिए फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। मेरे साथ जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ टीना शर्मा बनी हुई हैं। रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अदालत का काम है, फैसला सुनाना अदालत का काम है, मैं फैसले की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का रुख और रवैया है, जो मानना है कि जितनी धाराएं लगी हैं जिसमें अदालत ने इन चारों आरोपियों को दोषी पाया है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस बनता है। एक वकील की नज़र से आप कैसे देखेंगी इस बात को? देखिए, जितने भी चार्जेस लगे थे इंडिविजुअली भी सारे जो दोषी हैं उनके ऊपर प्रूव हो चुके हैं। भले आप 302 की बात करें, 376 की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की बात करें या कॉन्स्पिरेसी की बात करें, तो जब सारे के सारे आरोप यानी कि जितने भी चार्जेस जो चार्जशीट के अंदर लगे थे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के समय के ऊपर, वो जब सारे चार्जेस इंडिविजुअली हर व्यक्ति के ऊपर प्रूव हो चुके हैं तो पुलिस ने, जो प्रोसिक्यूशन ने जो था अपना, जो कहते हैं कि केस हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई है, कोई भी शक नहीं रह गया है कि इन चारों दोषियों ने एकजुट होकर एक ही मंशा के साथ में ये घिनौना अपराध किया। और इन चारों का जो रोल था वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक ही था। तो इन चारों में से किसी को भी एक को सेपरेट नहीं किया जा सकता। हमारे जो संविधान के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक प्रोटेक्शन हर भारतीय नागरिक को प्रोवाइडेड है वो ये है कि दैट ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, यानी कि जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता, भले हम लोग आम भाषा के अंदर हर व्यक्ति को कहते हैं अक्यूज्ड कहते हैं या दोषी कहते हैं, आम भाषा के अंदर यही कहा जाता है, परंतु मेरी नज़र के अंदर कल जब तक वर्डिक्ट नहीं आया था तब तक वो दोषी नहीं थे,
दे वर सिंपली डिफेंडिंग बिल्कुल आरोपी थे, कल आरोपी थे और उसके बाद में आरोपी थे, आरोपी के बाद में जब जजमेंट आ गया अब वो दोषी हो गए, अब वो दोषी हो गए क्योंकि वो जजमेंट ने इस बात को मुकर्रर कर दिया है कि वो चारों के ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो सिद्ध हो गए हैं। तो इसके बाद अब इनोसेंट अगर प्रूव गिल्टी तो वो गिल्टी तो प्रूव हो गए। रही सिर्फ सजा की बात, प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस बियॉन्ड डाउट। एवरी सिंगल चार्ज व्हिच वाज फ्रेम्ड अपॉन ऑल द अक्यूज्ड चारों के ऊपर प्रूव हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रह जाती है एक ये बात की लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए कि उनको डेथ पेनल्टी अवार्ड आनी चाहिए। जैसे कि बार बार हर चैनल भी और हर वक्ता ये डिस्कशन कर रहा है, आपके साथ में जो लोग मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं, भले देश की आवाज, जनता की आवाज या लोगों की दिल से आवाज निकल रही हो कि बहुत घिनौना अपराध है, इसके अंदर डेथ पेनल्टी इज द ओनली आंसर, पर मेरी निगाह के अंदर ये सिर्फ जो जज इसका फैसला कर सकते हैं और वो भी किसी के भाव में आके जोश में आके फैसला नहीं हो सकता। जो जितना भी सबूत है, जितना भी एविडेंस है, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। रेखा जी, IBN 7 लगातार ये बात कह रहा है, मैं यहाँ पिछले 2 दिन से खड़ा ये बात कह रहा हूँ कि हम कोई नहीं होते फैसला करने वाले, फैसला करने का हक अदालत का है। यहाँ पर एक और बात, क्योंकि आप न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, आप वकील हैं, ये केस 8 महीने 25 दिन में ये केस अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। क्या कुछ सबक मिलता है? हमारी न्यायिक प्रणाली को कैसे फास्ट ट्रैक किया जाता है? क्या उसके संकेत भी मिल रहे हैं, एक दिशा मिल रही है हमें? बिल्कुल मिल रही है, स्पेशली जो जितना बड़ा इसके अंदर इस केस ने जो एक लार्जर देन लाइफ रोल बन गया था दिसंबर 16 को जो हुआ गया था, इतनी बड़ी जब इसके अंदर गुहार लगी थी हर व्यक्ति की, किसी भी क्षेत्र का हो, कि इस केस के अंदर फटाफट जस्टिस होनी चाहिए। क्योंकि एक और जो बात जैसे कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर फाइलें जो हैं उनके ऊपर सिर्फ रेत की जो परत है वही लगती रहेगी तो किसी के भी दिल के अंदर ये नहीं विश्वास होगा कि हाँ हमारी न्यायिक प्रणाली में वाकई में कुछ होता है या वाकई में कहीं पर कोई इंसाफ मिलता है। इंसाफ मिलता भी है तो जिंदगी खत्म होने के बाद में, जब जिसको कहते हैं टू लिटिल टू लेट, मिला भी अब तो क्या, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो जितना बड़ा संकेत इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिला, उससे एक ये भी सबको संकेत मिलता है कि अगर दिल के अंदर इच्छा हो, अगर कार्य करने की इच्छा हो, तो एक ये निर्भय का या दामिनी का केस ही क्यों, हर केस, भले वो बलात्कार का हो, भले वो खून का हो या और कोई दीवानी मुकदमा या कोई और कोई क्रिमिनल केस क्यों, फौजदारी का क्यों ना हो, हर केस के अंदर अगर इच्छा के साथ में एकजुट होके सब काम करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की सारी कोर्ट्स फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन सकती हैं। बिल्कुल, अगर हम करने की वो शक्ति रखें, वो इच्छा शक्ति हमारे भीतर हो। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो 16 दिसंबर से सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, व्यवस्था को और दुरुस्त और पुख्ता करने की मांग कर रहे हैं। इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, कल जो फैसला आया था, चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, उस फैसले में क्या कुछ खास कहा एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना ने, देखिए। उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बस वो तड़प जाए। I want every suspect to be hanged till death. All the victims should be hanged to death, including the minor one. आएंगे इसी उम्मीद पे कि हम अपने कान से सुनेंगे और आंख से देखेंगे कि इनको फांसी की सजा दी जा रही है। देश में गुस्सा था, लोगों में गुस्सा था। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की निर्भया के साथ जिस तरीके से वहशियाना गैंगरेप हुआ और उसके साथ यौन टॉर्चर, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अपराध के उस तरीके से लोग हैरान थे। उस हैरानी, उस गुस्से की झलक दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले में नजर आई, जब निर्भया के 4 गुनहगारों को कोर्ट ने बलात्कार, हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश की 13 धाराओं के तहत दोषी करार दिया। आरोपी मुकेश दोषी, आरोपी विनय शर्मा दोषी, आरोपी पवन गुप्ता दोषी, आरोपी अक्षय ठाकुर दोषी। गौर से सुनिए, साकेत कोर्ट के जज के कलम से निकले ये शब्द जो ये संकेत देते हैं कि चारों गुनहगारों को अब सख्त से सख्त सजा मिलने वाली है। जिस तरीके से रॉड का इस्तेमाल पीड़ित के टॉर्चर के लिए किया गया, जिस तरीके से रॉड से जख्म दिए गए, उससे साफ है कि ये रॉड सिर्फ पीड़ित पर काबू पाने के लिए नहीं लाई गई थी। सामूहिक बलात्कार के बाद शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रॉड डालना, अंदरूनी अंगों के हिस्से तक बाहर निकाल देना, ये साबित करता है कि ये कृत्य सिर्फ गैंगरेप के लिए नहीं किया गया था। जाहिर है जज के इस फैसले को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि दिल्ली गैंगरेप और यौन टॉर्चर के इस केस को अंजाम देने वाले ये 4 इंसान 16 दिसंबर 2012 की उस अभागी रात को इंसान से जानवर बन चुके थे।
23 साल की निर्भया से न उन्होंने जीने का हक छीन लिया, बल्कि उसके शरीर और आत्मसम्मान को इतना रौंदा कि वो दोबारा जी न पाई। इस बेहद चर्चित केस में कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक नाबालिग को 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। अदालत ने अपने फैसले में इन चारों को पुलिस की ओर से लगाई गई गैंगरेप और हत्या समेत सभी 13 धाराओं में दोषी करार दिया। जज योगेश खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, मैं सभी अभियुक्तों को दोषी करार देता हूं। उन्हें सामूहिक बलात्कार, सबूतों को मिटाने और अप्राकृतिक कृत्य का दोषी पाया गया है। इन्होंने एक बेबस पीड़ित की हत्या का काम किया है। जितने भी चार्ज लगाए थे कोर्ट ने सभी के अंदर सभी मुलजिमों को सजा दी है। अदालत ने अपने फैसले में इस घटना को बेहद निर्मम बताया। 237 पन्नों के आदेश में धारा 302 के तहत इन्हें दोषी करार देने की कई वजहें गिनाई गईं। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और एसडीएम के सामने दिए गए बयान को मौत के पूर्व दिया गया बयान करार देते हुए कहा कि ये तीनों बयान मटेरियल एविडेंस के लिए काफी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अदालत इन आरोपियों को क्या सजा सुनाएगा। क्या पीड़ित परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए अदालत इन्हें फांसी की सजा सुनाएगा या फिर उम्र कैद। वैसे इस मामले के बाद जिस तरीके से देश भर में आवाज उठी, लोगों की तो यही मांग है कि आरोपियों को इस मामले में फांसी की सजा अदालत सुनाए। साक्षी खन्ना और ब्रिजेश तिवारी, अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं बता दूं मेरे साथ कुछ खास लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जवान युवा लोग हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। यहाँ पर हमारे एक बहादुर इंसान हैं, ये लगातार मुहिम चला रहे हैं, एक सख्त कानून हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए बलात्कारियों के खिलाफ। इनसे मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं साकेत कोर्ट के बाहर हूं। आज का दिन इंसाफ का दिन है। हम लगातार आपको बता रहे हैं आज का दिन सजा का दिन भी है। दोषी, चारों दोषी इस वक्त अदालत में ही मौजूद हैं। बचाव पक्ष अपनी दलील दे रहा है, रियायत की मांग कर रहा है। अभियोजन पक्ष, हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानकर फांसी की सजा की मांग कर रहा है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो 16 तारीख से लगातार लगे हुए हैं इस मुहिम में। आप सड़कों पर क्यों उतरे? मैं सड़कों पे 16 दिसंबर में जिन लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, गाड़ी के अंदर, एक बस के अंदर, बस के इंसान के लिए सेफ्टी की होती है, जो बच्ची, जिन लड़की का इतनी बुरी तरह से 6 लोगों ने गैम किया। जब से मैं तो जाग चुका हूँ और मुझे पब्लिक के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे अपनी शर्म आती है इस सरकार को ऐसे देखती हुए। क्या मेरी सरकार मेरे से ज़्यादा लाचार है? देखिए, ये भी पोस्टर पड़ा है, हर जगह बलात्कारी बलात्कार बलात्कारी बलात्कार की सजाई। यही सरकार की लाचारी ने आपको मजबूर किया सड़कों पर उतरने? जी, सरकार की लाचारी ने ही हमें सड़कों पे मजबूर किया। अगर सरकार सक्षम होती तो तुरंत किसी भी लड़की के साथ रेप करता है आदमी, और वो उसका तुरंत 1 महीने के अंदर डिटेक्ट हो जाता कि हाँ यही है जुर्म करने वाला, उसे तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। उम्र नहीं देखनी चाहिए, कितने साल का, नाबालिग है या बालिग है, सबके लिए एक सजा होनी चाहिए, सिर्फ मौत और मौत। आपको लगता है आपकी ये मुहिम कुछ रंग लाएगी, व्यवस्था बदलेगी अम्मा? अगर हमारे ये मुहिम में कोई भी मतलब किसी तरह भी रुकावट आए तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये महिलाओं की तौहीन है, ये लड़कियों की तौहीन है। जिस तरह से उस नाबालिग ने घटना करी, जिसे आज सरकार पनपा रही जेल के अंदर, जिसे उसको शिक्षा भी दे रही जेल के अंदर, ये महिलाओं की तौहीन है सबसे पहले उस बलात्कारी को। क्या व्यवस्था बदलेगी? आपकी मुहिम में रंग लाएगी आपको लगता है? देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 16 दिसंबर के बाद भी न जाने कितने अनगिनत बलात्कार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है जिससे कुछ सुधार आ सके। अगर इन सभी अपराधियों को फांसी दी जाती है कानून की तरफ से, तो एक मिसाल कायम होगी और अपराधी सोचेंगे, उनके दिलों में दहशत बैठेगी कि वो इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले उनके दिलों में डर बैठेगा। बिल्कुल, कानून का डर बैठेगा। टीना, जो लोग यहाँ पर आपने देखा, आप देख रही होंगी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एक सवाल जो मैं अब तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, इस सवाल को तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आपको लगता है व्यवस्था बदलेगी? देखिए, मैं संदीप, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इन लोगों से, क्योंकि मैं भी इसी सड़कों से निकल के यहाँ तक पहुँची हूँ और अपनी बात को लोगों के सामने रख पा रही हूँ। हमारी जो कंट्री है, UN कन्वेंशन की बात अगर आपको याद हो, या बीजिंग रूल्स की बात आपको याद हो, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी पॉलिटिकल क्लास, हमारी पार्लियामेंटेरियंस, ये सब लोग उन कन्वेंशन को पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ एक सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी के तौर पर। वहाँ से हम क्या लेकर अपने देश में आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि देखिए,
पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बहुत, ऑफ कोर्स जो जजमेंट है, जो बेंच की जजमेंट है, उस पे पब्लिक सेंटिमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जो बेंच है वो केस का जो ग्रेविटी है उसके हर केस के नेचर के ऊपर जाती है। बट जिस तरह का आक्रोश हमें लोगों में दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास को बहुत क्लियरली अब समझना पड़ेगा कि अब आप लोगों को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हमारी राजनीतिक जमात को भी अब जागना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।